रोहन का मैसेज उसकी स्क्रीन पर जलती हुई एक पुकार थी। भाई, मुझे लगता है मदद चाहिए। मैं बस अटक सा गया हूँ। बिना वजह माँ पापा पर चिल्ला रहा हूँ, सब पर झल्ला रहा हूँ। बस वही बीजीएमआई खेलता रहता हूँ, घंटों बेवजह रील्स स्क्रॉल करता रहता हूँ। 3 महीने में एग्जाम्स हैं और मैंने एक किताब भी नहीं खोली। कोई प्लान नहीं, कोई गोल नहीं। बस हर वक्त गुस्सा और खोया खोया सा महसूस करता हूँ। याद है तुम भी पिछले साल इसी हालात में थे। तुमने खुद को कैसे बदला? प्लीज बताओ। मुझे इससे बाहर निकलना है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है ऐसा ही अटकाव? वो फीलिंग जब सब कुछ एक लूप में फंसा लगे। अर्जुन के हाथ में पड़ा फोन अचानक शीशे जैसा भारी लगने लगा। रोहन के शब्द सिर्फ टेक्स्ट नहीं थे, वे एक चाबी थे जो उस अतीत के दरवाजे को तोड़ रही थी, जिसे उसने बंद करने की कोशिश की थी। खिड़की से टकराती बारिश की बूंदों की आवाज, हाथ में थमी गर्म चाय की महक, सब धुंधला गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह खुद को उसी कमरे में पाया जहां हवा बासी और सूनी थी और उसकी दुनिया सिर्फ एक स्मार्टफोन की ठंडी नीली रोशनी तक सिमट कर रह गई थी। वह उस इंसान की त्वचा में वापस घुस रहा था जो वह कभी हुआ करता था। उसे याद आया खुद का वह भूत जो अपने ही घर में रहता था। उसका साम्राज्य एक गंदा अंधेरा कमरा था और उसका सिंहासन एक बिखरा हुआ बिस्तर। हवा में टूटे हुए चिप्स के पैकेटों और सुनसानपन की बू आती थी। और इस सब के बीच वह घंटों बैठा रहता, उसकी रीढ़ की हड्डी एक स्थायी सी आकार में झुकी रहती, आंखें स्क्रीन की टिमटिमाती रोशनी से चिपकी रहती। उसके अंगूठे पीले और सख्त पड़ चुके, लगातार एक सनकी बेचैन नृत्य करते रहते। स्वाइप, टैप, स्वाइप, टैप। यह चुप्पी को भगाने का एक जादू था, अपने ही दिमाग की डरावनी शांति के खिलाफ एक मंत्र। वह जी नहीं रहा था, वह निगल रहा था, एक बिना तल का गड्ढा। वह इंस्टाग्राम पर दूसरों की चमकती हुई जिंदगियों की स्ट्रीम, यूट्यूब व्लॉगर्स के बनावटी ड्रामे और बैटल रॉयल गेम्स की सस्ती खोखली जीत को निगलता चला जा रहा था। उसकी असली जिंदगी, जो उसके दरवाजे के ठीक बाहर चल रही थी, एक धुंधली परेशान करने वाली धब्बा बनकर रह गई थी। उसकी माँ की आवाज, जो उसे खाने के लिए बुलाती, एक चिड़चिड़ाहट भरा व्यवधान लगती। उसके पिता की करियर को लेकर बातचीत के प्रयास, किसी दूसरे अनजान स्टेशन का रेडियो नॉइज लगते। दोस्तों, क्या आपको भी कभी लगता है कि आपकी अपनी जिंदगी एक धुंधली सी फिल्म बनकर रह गई है, जबकि दूसरों की जिंदगी एचडी क्वालिटी में चल रही है? वह हर वक्त नंगी नसों पर चल रहा था। रसोई से प्लेटों की खनखनाहट, पंखे की सरसराहट, दूर कार के हॉर्न की आवाज, हर आवाज उसकी त्वचा पर चुभने वाली एक सुई की तरह थी, जो चिड़चिड़ेपन का एक भंडार भर रही थी, जो हर पल फूटने को तैयार रहता था। वह हेडफोन को एक कांटों का ताज बनाकर पहनता था, संगीत सुनने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बाहर रोकने के लिए। वह खुद को पिक्सल बाय पिक्सल मिटा रहा था, लेकिन चीख एक सुस्त दमघोंटू रविवार दोपहर को फूटी। वह एक बीजीएमआई मैच के आखिरी जानलेवा दायरे में था। उसका डिजिटल बचना ही एकमात्र मायने रखता था। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था और तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। उसकी माँ अंदर आई, बाहर की रोशनी में एक शांत सिलहूट। उसके हाथों में एक स्टील का कप था, जिसके ऊपर से भाप उठ रही थी। ताजा बनी हुई इलायची और अदरक वाली चाय की सुगंध कमरे में फैल गई।
अर्जुन बेटा। उसकी आवाज एक नरम धुन थी। घंटों हो गए, थोड़ा ब्रेक ले ले। गरम चाय है, तुम्हारी फेवरेट। उसने सिर नहीं उठाया। हाँ, हाँ, पता है। बस 1 मिनट, यहां खत्म कर लेता हूं। उसकी आवाज एक बेखबर मोनोटोन थी। वह उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। गेम अपने चरम पर था। दुश्मन बस एक वर्चुअल चट्टान के पीछे था। तनाव उसकी छाती में तनी हुई एक तार जैसा था। और फिर वह एक कदम और करीब आई। बेटा, सुनो ना, मैंने तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूं। ठंडी हो जाएगी। वह पल था जब तार टूट गई। यह एक विस्फोट था, हिंसक और बदसूरत। उसने अपने कानों से हेडफोन झटके से खींचे। वह अपनी कुर्सी पर घूमा। उसका चेहरा शुद्ध, अनियंत्रित गुस्से से एक मास्क बन गया था। क्यों परेशान करती हो हर वक्त? उसने दहाड़ लगाई। उसकी आवाज तनाव से भरकर लड़खड़ा गई। देख नहीं सकती मैं, कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। एक बार बोल दिया ना, मैं आया। ये चाय, ये खाना मुझे एक पल चैन से जीने नहीं देते हो। जाओ बाहर और मुझे अकेला छोड़ दो। शब्द हवा में लटके रहे, जहरीले और नुकीले। उसके बाद की चुप्पी गहरी और भारी थी। उसने अपने जहर का पूरा असर अपनी मां के चेहरे पर देखा। वह सिर्फ दुख नहीं था, यह एक गहरी, आत्मा तक को हिला देने वाली तबाही थी। यह एक मां का वह नजारा था जो अपने बेटे की मौत उस अजनबी की आंखों में देख रही थी, जो उसके सामने खड़ा था। उसके होंठ कांपे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह बस उसे देखती रही। उसकी आंखें नम थीं। और फिर एक धीमी, सोची समझी हरकत में उसने चाय का कप उसकी मेज पर रख दिया। वह बिना एक शब्द कहे मुड़ी और बाहर चली गई, दरवाजे को अपने पीछे एक नरम, अंतिम क्लिक के साथ बंद करते हुए। वह क्लिक उस चुप्पी में गूंज गई, उसके गेम में चल रही किसी भी गोली से ज्यादा तेज, उसके दिल के खाली कमरों में गूंजती हुई। एक पल बाद उसके फोन से एक डिजिटल जयकार गूंजी। बूया, चिकन डिनर स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। उसने गेम जीत लिया था। लेकिन जब वह वहां अचानक आई, कुचल देने वाली खामोशी में बैठा रहा, तो उसे अपने आप से बड़ा कोई फेलियर महसूस नहीं हुआ था। उसके अंदर की खालीपन एक गहरी खाई जैसी थी। उसने एक वर्चुअल ट्रॉफी के लिए अपनी मां की आत्मा का एक टुकड़ा बेच दिया था। उसने चाय के उस भाप से उठते कप को देखा, एक ऐसे प्यार का प्रतीक जिसे उसने बर्बरता से ठुकरा दिया था। और शर्म की एक ऐसी लहर उस पर आई कि उसे फिजिकली बीमार सा महसूस हुआ। दोस्तों, कभी कभी जीत हमें सबसे बड़ा हारा हुआ महसूस कराती है ना? भोर की पहली रोशनी आकाश में एक धूसर, अपराध बोध भरा धब्बा थी। जब उसने आखिरकार एक फैसला किया, यह वह इंसान नहीं था जो वह होना चाहता था। वह लड़खड़ाता हुआ अपने लैपटॉप तक गया और कांपती उंगलियों से टाइप किया। मुझे हर वक्त गुस्सा क्यों आता है? खुद से नफरत कैसे बंद करूं? मैं अपने फोन का आदी हो गया हूं और ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और फिर उसे वह मिल गया। एक आर्टिकल, डोपामाइन डिटॉक्स। अपने दिमाग को वापस पाओ, अपनी जिंदगी वापस पाओ। हर वाक्य के साथ उसे एक डरावनी सी पहचान महसूस हुई। ये ऐसे था जैसे उसके दिमाग में कोई रहता था और उसके पतन का दस्तावेजीकरण कर रहा था। इसने उस राक्षस को एक नाम दिया और उस नाम के साथ उम्मीद की एक किरण आई, एक रास्ता। उसने तुरंत किताब मंगवाई। जब वह आई,
तो उसने उसे एक पवित्र ग्रंथ की तरह हाथों में थाम लिया। यह एक युद्ध की योजना थी और उसने ठीक वहीं तभी इसमें शामिल होने का फैसला किया। किताब ने एक स्पष्ट प्रक्रिया बताई और उसने उसका पालन एक सैनिक की तरह किया जो अपनी ही आत्मा के लिए लड़ रहा हो। दोस्तों, यहां से शुरू हुई थी वो किताब, डोपामाइन डिटॉक्स की असली ताकत। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि एक प्रैक्टिकल बैटल प्लान देती है। पहला चरण था पहचान। उसने एक नई नोटबुक ली और पहले पन्ने पर एक टाइटल लिखा, मेरे डोपामाइन के चक्कर। फिर उसने उन्हें, अपने निजी राक्षसों को, स्पष्ट काली स्याही में सूचीबद्ध करना शुरू किया। वह पहला पॉइंट लिख रहा था, उस जानवर को नाम दे रहा था, कॉम्पिटिटिव मोबाइल गेमिंग, बीजीएमआई, नकली गौरव और असली गुस्से का स्रोत। मजा नहीं, बचकर भागने का जरिया। वह दूसरा पॉइंट लिख रहा था, उस मोहिनी आवाज को पहचान रहा था, अनंत स्क्रॉल, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, डिजिटल जाल जो घंटों बर्बाद करने और सक्रिय सोच को मारने के लिए बना है। वह तीसरा पॉइंट लिख रहा था, अपने भागने के रास्ते कबूल कर रहा था, ओटीटी सीरीज बिंज वॉच करना, अपनी खालीपन से भागने के लिए दूसरों की कहानियों का इस्तेमाल करना, अपनी ही लिखावट में यह सूची देखना उसे डरावनी हकीकत लगा। ये शौक नहीं, लतें थीं। ये वे जंजीरें थीं जो उसे बांधे हुए थीं। दोस्तों, डोपामाइन डिटॉक्स किताब का यह पहला सबक उसे आत्म जागरूकता दिया। आप किसी दुश्मन से तब तक नहीं लड़ सकते जब तक आप उसका चेहरा नहीं जानते। क्या आपने कभी अपनी दोज आदतों को कागज पर उतार कर देखा है? दूसरा चरण था सफाया। यह सच का पल था। उस शाम एक गहरी सांस लेकर उसने अपना फोन उठाया। ये लॉग आउट करने या ब्रेक लेने के लिए नहीं था। ये अंग विच्छेद जैसा था। वह अपने ऐप्स पर गया और एक एक करके उसने आइकन्स को दबाया और होल्ड किया। बीजीएमआई, छोटा आइकन हिला। उसने डिलीट टैप किया। ये गायब हो गया। उसे एंजाइटी का एक झटका लगा। इंस्टाग्राम डिलीट, यूट्यूब डिलीट। हर टैप के साथ उसकी स्क्रीन और खाली और बंजर होती गई। ऐसा लगा जैसे वह अपनी पहचान के हिस्से मिटा रहा हो। कमरे की खामोशी जब वह खत्म हुआ तुरंत और दमघोंटू हो गई। यह एक डिटॉक्स सेंटर की सन्नाटा थी और वह अकेला मरीज था। डोपामाइन डिटॉक्स किताब ने उसे यही सिखाया, असली बदलाव के लिए असली कठोर कार्रवाई चाहिए। आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना ही पड़ता है। पहले 48 घंटे एक खास किस्म की यातना थे। विथड्रॉल फिजिकल था। उसका हाथ दिन में 100 बार अपने फोन की तरफ बेकाबू होकर बढ़ जाता। बोरियत एक शारीरिक पीड़ा थी, त्वचा के नीचे रेंगती, खुजलाती हुई अनुभूति जो लगभग असह्य थी। वह चिड़चिड़ा हो गया था, एक पिंजरे में बनर जानवर की तरह अपने कमरे में चक्कर लगाता। दोबारा इंस्टॉल करने, उस परिचित उत्तेजना की लत को सहलाने की इच्छा एक लगातार चीखती हुई लालसा थी। लेकिन हर बार जब वह अपनी सहन शक्ति की सीमा पर पहुंचता, वह खुद को अपनी मां के चेहरे की याद दिलाता। वह याद किसी भी लालसा से ज्यादा शक्तिशाली वास्तविकता का एक झटका था। यहीं पर डोपामाइन डिटॉक्स किताब का दूसरा सबक उसके अंदर गहरा उतरा, अनुशासन। इसने उसे दिखाया कि आपकी भावनाएं आपके फैसलों पर हावी नहीं हो सकती। अगर आपके पास कोई बड़ा
क्यों मौजूद हो। दोस्तों, आपका क्यों क्या है? तीसरा चरण था पुनर्निर्माण, प्रतिस्थापना। किताब इस बात पर अड़ी थी, प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है। आप सिर्फ बुरी आदतों को हटा नहीं सकते, आपको जानबूझकर उनकी जगह लो डोपामाइन एक्टिविटीज लानी होंगी। ये ऐसे काम हैं जिनमें मेहनत, धैर्य और फोकस की जरूरत होती है, और बदले में वे संतुष्टि की एक धीमी, स्थिर, टिकाऊ भावना देते हैं। यह असली मेहनत थी, एक नई नींव रखने जैसा। दोस्तों, डोपामाइन डिटॉक्स किताब का यह तीसरा चैप्टर शायद सबसे जरूरी है। ये वह हिस्सा है जिसने अर्जुन को फिर से इंसान बनाया। उसने छोटी शुरुआत की, और अपने ही घर से। अगली सुबह वह रसोई में गया। उसकी माँ काउंटर पर थीं, पीठ उसकी तरफ, चपातियां बेल रही थीं। उनके कंधे झुके हुए थे। वह उस घटना के बाद से अपनी पुरानी खुशमिजाज वाली छवि में नहीं लौटी थी। मम्मा, उसने कहा, उसकी आवाज़ याजिक सिस की पिछले कई महीनों से ज्यादा नरम थी। वह पलटी, उनकी थकी आंखों में हैरानी झलकी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस आज पोहा बनाने में मदद कर सकता हूं? आप सिखाओगे, मैं अपनी आंखें खोलता हूं। बारिश अब लगभग पूरी तरह बंद हो गई है। बाहर की दुनिया साफ और उभरते स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में चमक रही है। रोहन का मैसेज अभी भी मेरे फोन की स्क्रीन पर जल रहा है। मुझे उसके लिए सिर्फ दया ही नहीं महसूस हो रही, मुझे जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस हो रही है। मैं उस रास्ते का हर दर्दनाक कदम चुका हूं जिस पर वह अब है। मैंने वही निराशा, वही आत्मद्वेष, वही डरावनी खालीपन महसूस की है। मैं जानता हूं कि बस मजबूत रहो या तुम कर सकते हो जैसे कुछ आश्वासन भरे टेक्स्ट बेकार से भी बदतर हैं। वे उसके दर्द की गहराई का अपमान है। उसे एक चीयर लीडर की जरूरत नहीं, उसे एक गाइड की जरूरत है। उसे एक नक्शे की जरूरत है। उसे उसी लाइफलाइन की जरूरत है जो मुझे तब फेंकी गई थी जब मैं डूब रहा था। मैं खिड़की से हटकर अपनी बुक शेल्फ तक जाता हूं। यह एक साधारण लकड़ी की शेल्फ है, अब साफ सुथरी व्यवस्थित है। मेरी नजर इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक्स और कुछ चहेती उपन्यासों की पंक्तियों को तब तक स्कैन करती है जब तक कि वह उसे नहीं ढूंढ लेती। तो बड़ी किताबों के बीच में सटी हुई इसकी स्पाइन पर हल्के से क्रीज है। मैं इसे बाहर निकालता हूं। कवर भड़कीला नहीं है। शीर्षक एक साधारण बोल्ड फॉन्ट में है, डोपामाइन डिटॉक्स, अपना फोकस और अपनी जिंदगी वापस पाने की एक प्रैक्टिकल गाइड। पन्नों के कोने मुड़े हुए हैं। हाशिए मेरे अपने हाथ के लिखे नोट्स, सवालों और ज्ञानोदय के पलों से भरे हुए हैं। यह किताब कागज और स्याही से ज्यादा है। यह मेरे उद्धार का एक अवशेष है। मैं अपना फोन उठाता हूं। मैं जवाब टाइप नहीं करता। इसके लिए एक इंसानी आवाज की, एक जुड़ाव की जरूरत है। मैं रोहन के नाम के आगे वाला कॉल बटन दबाता हूं। एक बार बजी, दो बार, तीन बार। मुझे एक क्लिक सुनाई देती है। उसके बाद एक ऐसी खामोशी जो इतनी भारी लगती है जैसे कोई भौतिक प्रेजेंस हो। हेलो। उसकी आवाज एक खोखली गूंज है। यह किसी ऐसे इंसान की आवाज है जिसने सुबह की संभावना पर विश्वास करना बंद कर दिया है। रोहन, मैं कहता हूं। मेरी आवाज दृढ़ लेकिन एक ऐसी करुणा से लिपटी हुई है जो मैंने कठिन तरीके से सीखी। मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया। स्पीकर के थ्रू एक लंबी सांस की आवाज आती है। हाँ, देखो भाई, मुझे नहीं पता मैंने वो क्यों भेजा। बस बुरा वक्त था। भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। नहीं, मैं कहता हूं,
यह शब्द बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। मैं इसे नहीं भूलूंगा। मेरी बात सुनो। तुम अभी कहाँ हो? ठीक ठीक बताओ। मैं मैं अपने कमरे में हूं, बिस्तर पर लेटा हुआ, अंधेरे में। क्यों? उठो, अभी। लाइट चालू करो, कपड़े पहनो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अभी? वह विरोध करता है। अर्जुन, देखो, देर हो गई है। बाहर बूंदाबांदी हो रही है। मुझे बारिश से मतलब नहीं है। मैं जवाब देता हूं, मेरी नजर हाथ में पकड़ी किताब पर टिकी हुई है। तुम अभी जो महसूस कर रहे हो, वह कुचलने वाली खालीपन, हर चीज और हर किसी पर गुस्सा, खुद पर भी। वह तुम नहीं हो रोहन। ये एक लक्षण है। यह तब होता है जब आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया हो। और मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। एक और खामोशी है, लेकिन यह अलग है। ये एक सुनने वाली खामोशी है, एक भूखी खामोशी। कैसे? वह फुसफुसाता है। यह शब्द एक नाजुक उम्मीद से भरा हुआ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। एक किताब। एक किताब। निराशा साफ झलकती है। अर्जुन, सीरियस हो जाओ। मैं 10 सेकंड से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। एक पूरी किताब मैं कैसे पढ़ूंगा? ये कोई साधारण किताब नहीं है रोहन, मैं कहता हूं। कवर पर अक्षरों को ट्रेस करते हुए मेरे चेहरे पर एक धीमा, आत्मविश्वास भरा मुस्कान फैल जाती है। ये वह किताब है जिसने मुझे उसी नरक से बाहर निकाला जिसमें तुम अभी हो। यह डोपामाइन डिटॉक्स है। ये आपके दिमाग का वह मालिकाना मैनुअल है जो आपको कभी नहीं मिला। ये आपको सरल, स्पष्ट कदमों में समझाएगी कि आप जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा क्यों महसूस कर रहे हैं। ये आपको उस न्यूरोलॉजिकल जाल के बारे में दिखाएगी जिसमें आप फंसे हैं, और ये आपको आजाद होने के लिए एक प्रैक्टिकल, स्टेप बाय स्टेप बैटल प्लान देगी। वह आदमी जो तुम बनना चाहते हो, वह जिंदगी जो तुम असल में जीना चाहते हो, ये उस पल शुरू होती है जब तुम इस किताब को खोलने और पहला कदम उठाने का फैसला करते हो। अब मैं अभी अपने घर से निकल रहा हूं। 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तैयार रहना। मैं कॉल खत्म कर देता हूं इससे पहले कि वह और विरोध कर पाए। मैं किताब को कसकर अपने हाथों में पकड़ता हूं, इसके ठोस, आश्वस्त करने वाले वजन को महसूस करता हूं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मशाल है। एक मशाल जो मेरे अंधेरे में मुझे सौंपी गई थी, और जिसे मैं अब आखिरकार उसी भूल भुलैया में खोए किसी और को सौंप सकता हूं। बारिश अब पूरी तरह बंद हो गई है, और खिड़की से मैं बादलों में एक दरार देख सकता हूं। रात के आकाश में चमकते एक एकल शानदार तारे को दिखाते हुए। यह एक संकेत जैसा लगता है, एक वादा। सफर अभी खत्म होने से बहुत दूर है, लेकिन अब मैं अकेला नहीं चलूंगा। दोस्तों, अगर अर्जुन की ये कहानी आपको छू गई है, अगर आपको लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उसी अंधेरे में भटक रहे हैं, तो यह वीडियो एक संकेत है। आप अकेले नहीं हैं, और एक रास्ता है। बस पहला कदम उठाने की देर है। स्टेप 4, भावनात्मक समीकरण, इमोशनल अलाइनिंग। पूरे दिन में जितना हो सके उस नई भावना को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका इरादा स्वास्थ्य का है, तो पूरे दिन उस ऊर्जा और हल्केपन को महसूस कीजिए। अगर आपका इरादा सफलता का है, तो उस आत्मविश्वास और उपलब्धि को महसूस कीजिए। यह आपके अवचेतन मन को एक कांस्टेंट सिग्नल देगा। स्टेप 5, कर्म, एक्शन। भावनाओं और विचारों के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है। ऐसे काम कीजिए जो आपके नए इरादे के अनुरूप हों। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, तो पौष्टिक भोजन कीजिए, थोड़ा व्यायाम कीजिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो उन स्किल्स को सीखिए जो जरूरी हैं। नेटवर्किंग कीजिए। एक्शन,
आपके नए विश्वास को दृढ़ करता है। स्टेप 6, विश्वास और समर्पण, फेथ एंड सरेंडर। अंत में विश्वास रखिए। परिणामों के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। ब्रह्मांड पर, अपने शरीर पर, इस प्रक्रिया पर विश्वास कीजिए। समर्पण कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए और फिर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दीजिए। डर और संदेह को जाने दीजिए। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आप लगातार रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। छोटे छोटे बदलाव जो बड़े रूपांतरण में बदल जाते हैं। अध्याय 10, निष्कर्ष। आप ही प्लेसिबो हैं तो दोस्तों, यह थी यू आर द प्लेसिबो किताब का सार। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने हमें एक शक्तिशाली संदेश दिया है। हमारे पास वह शक्ति है जो प्लेसिबो इफेक्ट को संभव बनाती है। वह शक्ति है हमारा विश्वास, हमारी चेतना। हमें किसी बाहरी दवा, किसी बाहरी बचाव दल का इंतजार नहीं करना है। बचाव दल हम खुद हैं। हमारा अपना दिमाग और शरीर ही सबसे शक्तिशाली फार्मेसी है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। लेकिन इसके लिए हमें जागना होगा। हमें अपने अवचेतन मन के ऑटो पायलट से बाहर निकलना होगा। हमें अपने मस्तिष्क के माली बनना होगा और जानबूझकर नए बेहतर विचारों और भावनाओं के बीज बोने होंगे। यह यात्रा वैज्ञानिक है, यह यात्रा आध्यात्मिक है और सबसे बढ़कर यह यात्रा व्यक्तिगत है। कोई भी आपके लिए यह नहीं कर सकता। आपको खुद ही अपने अंदर के प्लेसिबो को एक्टिवेट करना होगा। तो आइए इस ज्ञान को सिर्फ जानकारी तक सीमित न रहने दें, इसे एक्शन में बदलें। आज से ही शुरुआत करें। एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने एक सीमित विश्वास को पहचानें। एक नया इरादा तय करें और आज ही से ध्यान और विजुअलाइजेशन का अभ्यास शुरू करें। याद रखिए, आप जो भी हैं, जो भी हो चुके हैं, उससे कहीं ज्यादा आप हो सकते हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो आपकी वास्तविकता को नया रूप दे सकती है। बस आपको उसे जगाना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और के काम आ सकती है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ, सेल्फ हेल्प सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपके लिए ऐसे ही गहन और जीवन परिवर्तन करने वाले विषयों पर वीडियो आते रहते हैं। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आप सभी नोटिफिकेशन पा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।